मैम फिर ब्लैंक हो गया है। खैर है, भी आ जाएगा। आप नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टोटल मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट, इनके 3 स्टेजेस पढ़ लिए थे और हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स, और इसको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसे टाइम में प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें जो प्रोड्यूसर है या जो एंटरप्रेन्योर है, या जो फर्म जिसकी है, फर्म ओनर है, उसके हाथ में है कि वो लेबर को भी बढ़ा सकता है और कैपिटल को भी बढ़ा सकता है। और कोई इनपुट भी फिक्स्ड नहीं है, एक इनपुट भी फिक्स्ड नहीं है, तमाम के तमाम इनपुट जो है वो वेरिएबल है। ठीक है। दिस लॉ एक्सप्लेन्स इन। अच्छा, आप अपनी वो बंद कर दें, म्यूट कर दें, अगर कुछ बात होगी तो ओके। फिर आप। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दिस लॉ एक्सप्लेन्स इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन when the inputs are changed in the exact proportion for changing the output. अच्छा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है लॉन्ग रन में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहलाता है, या उसमें लॉन्ग रन प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग भी हम देखते हैं। इसके अंदर फिर डिफरेंट तरह के हैं कि एक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, एक डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, और एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। ये तीनों चीज़ें क्या होती है अभी देखते हैं कि आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया। जी हाँ, किया हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस लॉ एक्सप्लेन इन लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन में बताता है कि व्हेन द इनपुट्स आर चेंज्ड, जब इनपुट्स को चेंज किया जाता है इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, एक ही प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन चेंज नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि अगर बिरयानी बना रहे थे और उसके अंदर वो 2 कप चावल ले रहे थे और 1 कप जो है वो चिकन का ले रहे थे, तो उसको जब वो डबल करेंगे तो एक चिकन के कप को 2 कर देंगे और 2 कप बिरयानी को वो 4 कप बिरयानी कर देंगे, चावल कर देंगे। ठीक है। तो प्रोपोर्शन गलत नहीं किया। अगर प्रोपोर्शन 1:2 था, एक हिस्सा ये डाल रहे थे और 2 हिस्से ये डाल रहे थे, तो अगर डबल भी करेंगे तो इन दोनों को इकट्ठा एक जैसा डबल करेंगे, इनका प्रोपोर्शन गलत नहीं करेंगे कि 4 हिस्से और 3 हिस्से। ठीक है। एग्जैक्ट सेम अमाउंट को या डबल कर देंगे या कम कर देंगे। फिर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तमाम के तमाम जो फैक्टर्स है वो वेरिएबल है। मतलब तमाम इनपुट जो आप डाल रहे हैं, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, जो भी चीज़ है, वो सारे आपके पास वेरिएबल है। आप उनको कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके पास कांस्टेंट नहीं है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है? देखिए, लेबर आपके पास लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है, फिर कैपिटल आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं इस कॉलम में, फिर टोटल प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। तो जब आपके पास दो लेबर्स थे, अच्छा, जब आपके पास दो लेबर्स थे, ठीक है, तो लेबर और एक कैपिटल था। ठीक है, एक कैपिटल था और 2 लेबर थे। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि कैपिटल का मतलब है मशीन या जगह या पैसे। ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक किचन है, ठीक है, किचन एक है, तो वो कैपिटल हो गया, वो बिल्डिंग है आपकी। और उसके अंदर 2 लेबर्स लगाए, मतलब उसके अंदर आपने 2 शेफ्स लगाए हुए हैं। ठीक है। और वो दोनों मिलके क्या चीजें बना रहे हैं? ये दोनों मिलके एक किचन में मिलके 8 बिरयानी की देगे बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। टोटल प्रोडक्ट इनकी है 8। ठीक हो गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या है? 8 ही है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, आपने लेबर और कैपिटल को डबल कर दिया। आपने इनकी प्रोपोर्शन को नहीं छेड़ा। 1:2 था तो अभी भी ये 1:2 ही है। 2 1 2 होता है और 2 2 4, तो 1:2 दोबारा बनता है। तो 2 लेबर को 4 कर दिया और एक कैपिटल को 2 कर दिया, मतलब एक और किचन भी बना दिया और वहां 2 नए शेफ्स को भी हायर कर दिया। अब क्या हुआ है कि पहले तो टोटल प्रोडक्ट 8 थी और अब हो गई है 18। ठीक है। अब कितना डिफरेंस आया है? 8 to 18। ठीक है। इन 2 शेफ्स और आने की वजह से पहले 8 था और अब 18 हो गया। तो इन दोनों में जो फर्क आया है वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट इज 10। 10 का फर्क आया। इसी तरह फिर आपने दोबारा डबल कर दिया। डबल करने से क्या हो गया कि ये 6 हो गए और ये डबल करने से 3 हो गए। 1 से 2, 2 से मैम 3 हो गए। जी बेटा। मैम जब हमने इसे डबल किया तो हमारे पास 18 हो गया, तो मैम दूसरे साइड में मार्जिनल प्रोडक्ट में मैम डबल क्यों नहीं हुआ? बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्ट ये होती है कि एक लेबर
या प्रोपोर्शन को डबल करने से, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है। पहले आपकी प्रोडक्टिविटी 8 थी, आप टोटल 8 बिरयानी की देगे बना रहे थे, अब आपने डबल कर दिया इनको, मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा कर दिया। 1 यूनिट का मतलब है डबल यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे डबल प्रोपोर्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 यूनिट डबल करने से, 2 से 4 करने से अब आपकी 8 से 18 हो गई है। अब 4 जो शेफ्स हैं, 2 अलग अलग किचन में 18 देगे बना रहे हैं, तो अब इसमें कितना डिफरेंस आया, वो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। मार्जिनल ओके प्रोडक्ट इज द मैम। इंक्रीमेंटल इंक्रीज या इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। चेंज इन योर टोटल प्रोडक्ट, तो चेंज इन योर टोटल प्रोडक्ट इज 8 और 18 में क्या डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इसी तरह फिर दोबारा डबल कर दिया, तो 2 के बाद 3 कर दिया, एक और यूनिट इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे 1 यूनिट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि डबल डबल इसका प्रोपोर्शन चल रहा है, तो ये 4 से 6 हो जाएगा। और इसी तरह देखिए अब इनकी टोटल प्रोडक्ट 30 हो गई है, पहले 18 थी और अब 30 हो गई है, तो मतलब इसमें जितना इंक्रीज आया है वो इसका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा। कितना इंक्रीज आया, 12 का इंक्रीज आया, ठीक है। इसी तरह ये इन्होंने स्लो 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 बड़े करते जा रहे हैं, इसको ज्यादा करते जा रहे हैं, डबल करते जा रहे हैं। तो आप टोटल प्रोडक्ट को देखिए, तो पहले 8 था, फिर 18, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, अब 68 हो गया है। अब जो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें तो जो ये इंक्रीज है, पहले तो 10 का इंक्रीज था, फिर 12 का इंक्रीज आया, फिर दोबारा 10 का इंक्रीज आया। अब इंक्रीज जो है हो रहा है, लेकिन यहाँ इंक्रीजिंग रेट से हो रहा था, ये अब डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। पहले 12 ज्यादा हुए थे, अब 10 ज्यादा हुए, मतलब ज्यादा तो फिर भी हुआ है, लेकिन 12 जितना ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 12 से कम ज्यादा हुआ है। तो इसका थोड़ा सा कम हो। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर 10 और दोबारा 10 है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। फिर दोबारा 10 है, तो फिर कांस्टेंट है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट शुरू हो गया है, 8, 6, 4, मतलब अब जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसका फायदा इतना ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। पहले शुरू शुरू में उसका फायदा बहुत हो रहा था, 8 से 10 हो गए थे, 10 से 12 हो गए थे, ठीक है। हर जो नया नया सेट ऑफ लेबर आप लेकर आ रहे थे, हर नया लेबर जो आप डबल कर रहे थे, जब आप इनपुट्स को डबल कर रहे थे, तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट में ज्यादा इंक्रीज आ रहा था, लेकिन एक टाइम आया कि वो कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद ही तो जहां पे वो इंक्रीज हो रहा है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक को हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक। जहां पे वो कांस्टेंट हो गया है 10 10 10, मतलब आप जितने भी लेबर को डबल करते जा रहे हो, हर आने वाला नया लेबर का जो सेट है वो 10 ही एक्स्ट्रा आपको प्रोडक्शन दे रहा है, 10 से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सक रहा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। और उसके बाद फिर एक टाइम आया कि जब आपने और लेबर को डबल किया, डबल किया और डबल किया, तो आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, हर नया आने वाला जो जोड़ा था शेफ्स का, वो पहले से आए हुए जोड़े से कम प्रोडक्शन कर रहा था। देखिए बाकी सब 10 12 कर रहे थे, ये अब कम है, 8 और फिर और 6 और फिर और 4, तो इट इज कॉल्ड ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अच्छा, अगर अगर इस तरह से हो कि आपका लेबर और कैपिटल को डबल करने से आपका प्रोडक्ट जो है, टोटल प्रोडक्ट भी डबल हो जाए, तो उसको कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फॉर एग्जांपल इनपुट क्या है आपके पास, लेबर और कैपिटल है, उसको आपने इंक्रीज किया है बाय 10%, ठीक है, उनमें आपने 10% इजाफा किया है, और जो आपका आउटपुट है ना, वो भी 10% ही इंक्रीज हो, तो हम इसको कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसका क्या मतलब है, जितना इनपुट हमने डबल ज्यादा किया, उतना ही हमारे पास आउटपुट भी ज्यादा हो गया, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए ना, ये जितना हुआ वहां पे भी उतना हुआ, दोनों इक्वल हो गए, तो इसको कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन में उतना ही रिटर्न हुआ है जितना आपने इनपुट में इंक्रीज किया था। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है कि इनपुट जो है लेबर और कैपिटल, ठीक है, लेबर है आपके पास शेफ्स, और कैपिटल है आपके पास बिल्डिंग या कोई मशीन, तो आपके पास यहाँ पे किचन था एक, ठीक है। तो लेबर और कैपिटल को डबल करने से, अगर या इंक्रीज करते हैं हम 10%, लेकिन आउटपुट में 10% से ज्यादा इंक्रीज आए, ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट को डबल कर दिया, तो ये डबल से ज्यादा आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले 2 लेबर काम कर रहे थे तो 4 थी बिरयानी, अब आपने 2 लेबर को और डबल कर दिया, 4 लेबर कर दिए, तो अगर 4 बिरयानियों के बजाय वो 8 बिरयानियों के बजाय वो 10 बिरयानियां बना रहे हैं, ठीक है, आउटपुट आपका डबल से ज्यादा हो गया है, ठीक है। इनपुट को डबल करने से आपका आउटपुट डबल से भी ज्यादा हुआ है, तो फिर ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
तीसरा क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब आप इनपुट को 10% इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने अपने इनपुट्स को 10% इंक्रीज किया या डबल कर दिया, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो डबल नहीं हुआ बल्कि वो उससे कम हो गया है, तो उसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए ये कहाँ पे हुआ है, ये देखिए यहाँ सारा हुआ है। यहाँ पे डबल करने से, 2 से 4 करने से 8 से 18 हो गए। देखो 2 से 4 किया तो चाहिए था 8 से 16 होता ना, डबल होता, लेकिन 8 से 18 हो गया। 16 के बजाय 18 हो गया, 16 नहीं हुआ। तो उसका क्या मतलब है, इनपुट को डबल करने से यहाँ पे आउटपुट में डबल से ज्यादा इंक्रीज आया, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। यहाँ पे भी ये हुआ है, यहाँ पे भी ये हुआ है और यहाँ पे भी ये हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ आपने डबल किया, 8 से आपने 10 कर दिया, तो यहाँ पे भी 40 से 50 हो गया, ठीक है। आपने 2 यहाँ पे यूनिट ज्यादा कराए, तो यहाँ पे उन्होंने उतना ही प्रोडक्शन किया जितना पहले वालों ने किया। फिर आपने 10 से 12 किए, उन्होंने दोबारा 50 से 60 किया, सिर्फ 10 का इंक्रीज लेकर आया, 10 10 10, ठीक है। तो ये क्या है, जितना यहाँ पे आप डबल कर रहे हैं उतना ही वहां पे भी आपके पास डबल हो रहा है, इक्वल इक्वल हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, आपने 14 से 16 कर दिए, डबल कर दिए, तो चाहिए था कि 8 के बाद दोबारा 8 तो एटलीस्ट प्रोड्यूस करते ना, 8 भी प्रोड्यूस नहीं किया, 8 से भी कम प्रोडक्शन उन्होंने की है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इनपुट डबल करने से आउटपुट में उतना इंक्रीज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अच्छा, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या होता है, इसको हम ये आपके उसमें नहीं है, ठीक है। होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है, लीनियर होमोजेनियस भी नहीं है, ये नहीं है आपके लिए। अच्छा, आइसोक्वांट्स। आइसोक्वांट्स क्या होते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, क्वांट्स निकला है क्वांटिटी से, ठीक है। तो आइसोक्वांट्स क्या होते हैं, आइसोक्वांट्स रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट इनपुट्स। किसी भी 2 इनपुट्स या 2 से ज्यादा इनपुट्स के वो तमाम कॉम्बिनेशंस बताता है आपको, which gives or that give or are capable of to produce the same output। वो तमाम आउटपुट्स जो मिलके एक जितनी चीज बना सकते हैं उसको हम कहेंगे, और वो जो लाइन ये जो सारे कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करती है इसको हम कहते हैं आइसोक्वांट। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन है ए कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए है, इसके अंदर आपने 15 लेबर लिए हैं और 2 कैपिटल लिए, मतलब 2 कैपिटल पे आप समझ लें कि आपके पास 2 किचन है और आपके पास 15 शेफ्स है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके भी आपके पास 100 जो है ना आपके पास प्लेट्स बना रहे हैं बिरयानी की, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है बी, आपने कहा है ऐसे करते लेबर को थोड़ा कम कर देते हैं और किचन को हम ज्यादा कर देते हैं, तो 3 किचन आपने ले लिए हैं, 3 कैपिटल्स ले लिए हैं और आपने 11 लेबर ले लिए, ये भी मिलके 100 प्लेटें ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, ए और बी दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एक में 15 और 2 में, दूसरे में 11 और 3 है, लेकिन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम है, दे आर प्रोड्यूसिंग सेम क्वांटिटी। आइसो का मतलब है सेम क्वांटिटी, ठीक है। फिर आपका कॉम्बिनेशन सी है, उसमें आपके पास आपने 8 शेफ्स लिए हैं और 6 आपने किचन लिए हैं, ठीक। और इन दोनों ने भी मिलके जो है इन इनपुट्स के मिलने से भी आपके पास 100 प्लेट्स ऑफ बिरयानी ही बनी है, ठीक है। फिर आपने डी कॉम्बिनेशन लिया है, डी कॉम्बिनेशन में आपने शेफ्स कम कर दिए हैं, 3 कर दिए हैं और किचन आपने 8 कर दिए हैं, ठीक है। तो वो भी मिलके जो है क्या बना रहे हैं, 100 बिरयानी की प्लेटें ही बना रहे हैं, सही है। तो आइसोक्वांट क्या है कि वो तमाम ये वो लाइन है या ये वो ग्राफ है या ये वो कर्व है जो आपको वो तमाम कॉम्बिनेशंस बताता है, ए बी सी डी, जो सारे जो है अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे लेबर और कैपिटल के, लेकिन सबकी जो प्रोडक्शन होगी वो आउटपुट जो है वो सेम होगा। वेरी गुड, ठीक, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोक्वांट का ग्राफ है, एक तरफ आपने कैपिटल ले लिया, एक तरफ आपने लेबर ले लिया। एक लेबर, पहले वाले पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है इसमें 2 लेबर थे, सॉरी ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट ये वाला डी, डी में क्या था, 3 लेबर थे और 8 कैपिटल थे, ठीक है। तो आप ये सोच लें कि यहाँ पे ये 3 लेबर है, ये 3 लेबर है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 कैपिटल है। फिर आपने कैपिटल को थोड़ा कम किया, लेबर को थोड़ा ज्यादा किया, फिर आपने, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर आपने थोड़ा और लेबर को ज्यादा किया और कैपिटल को कम किया, तो ये हो गया। और फिर आपने और लेबर को ज्यादा किया और कैपिटल को कम किया, तो ये हो गया। तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स बने, और जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये आपके पास ये ग्राफ बना, और इस ग्राफ को कहेंगे
आइसोक्वांट्स और इक्वल प्रोडक्ट कर्व। इक्वल प्रोडक्ट कर्व का क्या मतलब है? all different combinations of input and all different combinations of inputs of two inputs or more are producing the same amount of product, ठीक है? और वो प्रोडक्ट कितनी है? 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, सबका एक जैसा, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोक्वांट ग्राफ। ठीक हो गया? द डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिव्स द सेम आउटपुट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अच्छा, मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ गया है, एक सेकेंड, आइसोक्वांट आ गया है। अच्छा चले, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ चुके हैं ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता था कि जब आप कंज्यूमर का वो पढ़ रहे थे ना कि वो 3 कप अगर चाय ले रहा है और 2 साथ बिस्किट ले रहा है, तो अगर वो चाय को ज़्यादा करना चाहता, अगर बिस्किट को ज़्यादा करना चाहता है तो उसको चाय को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मार्जिनल रेट होता था कि Yes, द ma'am. क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट यू हैव टू forgo to get an extra unit of y, or the quantity of y that you have to forgo to get an extra unit of x। तो एक चीज को हासिल करने के लिए जो आपको दूसरा छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है, उसको हम बोलते थे मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो कंज्यूमर का सारा कुछ था, ये प्रोड्यूसर का है, ठीक है? अब प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है? प्रोड्यूसर के आगे क्या होता है कि इनपुट्स होते हैं, लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उसको आउटपुट लेकर आनी होती है। कंज्यूमर में क्या होता था? उसके पास गुड्स होती थी, गुड एक्स होती थी, गुड वाई होती थी, ठीक है? 2 कमोडिटीज होती थी, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, और उसको चूज करना होता था कि मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है जिससे मुझे ज्यादा खुशी मिले। तो प्रोड्यूसर का क्या एम होता है? वो कहता है कि मैं इनपुट्स को किस तरह से कौन सा कॉम्बिनेशन में इनपुट्स का ऐसे लेकर आऊं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, क्योंकि उसका काम क्या है? प्रोडक्शन करना। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। तो अब हाँ जी, तो अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। जब आप आइसोक्वांट, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जब आप उसका स्लोप लेते हैं, और स्लोप आपको मैं कोई 1000वीं दफा बता रही हूँ कि स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, और चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन y, ठीक है? y को अगर आप y में कितना चेंज आएगा अगर आप एक x को चेंज करेंगे, या x में कितना चेंज आएगा जब y में आप एक इंक्रीज करेंगे, ठीक है? तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, और चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन y। और सादा मैथ्स की जुबान में क्या होता है? स्लोप राइज बाय रन। राइज क्या होता है? y एक्सिस, रन क्या होता है? x एक्सिस, ठीक है? तो आइसोक्वांट का जब आप स्लोप लेंगे तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ये आपके पास आइसोक्वांट है, ठीक है? जब आप इसका स्लोप लेंगे तो आप इसका स्लोप कैसे लेंगे? रुकिए मैं आपको बताती हूँ इसका स्लोप लेके। ये देखिए, ये है आपके पास एक पॉइंट, या ये एक पॉइंट है, ठीक है, आइसोक्वांट का। आप इसका जब स्लोप लेंगे, ऐसे लेंगे ना, स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब होता है यहाँ पे कितना चेंज आया है जब हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो देखिए y में कितना चेंज आया है? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। x को हमने कितने यूनिट चेंज किया है? लेबर, चले मैं पीछे आपको बताती हूँ कि हमने कितने यूनिट चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 यूनिट चेंज किया है, ठीक है? पहला x हमारे पास था 5, अब हम लोगों ने x कर दिया है 10, ठीक है? तो कितने यूनिट्स का चेंज आया है? 5 यूनिट्स का चेंज आया है, तो नीचे 5 आ जाएगा। और यहाँ 5 यूनिट चेंज करने से x y हमने कितना चेंज किया देखें, तो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि जैसे 1 यूनिट, ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने सिर्फ 1 यूनिट x y जो है चेंज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले था 3, अब हमारे चेंज करने के बाद हो गया है 2, ठीक है? तो 3 और 2 में कितना डिफरेंस है? 3 माइनस 2 इज 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1/5 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आता है? 1/5 इज इक्वल टू 0.25। 1 डिवाइड बाय 5 गिव्स यू 0.2, सही। अच्छा, इससे आता है आपके पास 0.2। 0.2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप x को 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो आपको 0.2 यूनिट्स ऑफ y को छोड़ना पड़ेगा, और जब आप 5 यूनिट्स ऑफ x इंक्रीज करेंगे तो आपको 1 यूनिट ऑफ x y
छोड़ना पड़ेगा या फॉरगो करना पड़ेगा। या इसको और भी मैं आपको आसान करके बता देती हूँ। अच्छा, इसको मैं और भी आपको आसान करके बताऊं क्योंकि आप लोग पॉइंट्स में जरा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास y था, पहले हमारे पास y था फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है, और x था आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक, या 1 कर लेते हैं, चलो 2 सही है। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा कि मुझे एक लेबर इंक्रीज करना है, मैं चाहता हूं कि मैं एक लेबर इंक्रीज करूं, तो आप चाहते हैं कि 2 से 3 लेबर हो जाए, लेकिन क्योंकि आपके पास तो बजट तो फिक्स्ड है, बजट तो आपके पास कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, जब आप लेबर को ज्यादा करेंगे तो आपको कुछ कैपिटल को छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप 2 से 3 लेबर पे आए हैं तो आपको कितने कैपिटल छोड़ने पड़े हैं, देखिए आपको ऑलमोस्ट 3 कैपिटल छोड़ने पड़े हैं। तो ये देख लें, ऐसे कर लें कि ये 7 हो गया। तो यहाँ पे कितना चेंज आया है, यहाँ पे आया है 10 minus 7 is what? It is 3, खुदाया, ठीक। और यहाँ पे x में कितना चेंज आया है, 3 minus 2 is 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इफ यू वांट टू इंक्रीज x by 1 यूनिट, अगर आप x को 1 यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y यू विल हैव टू फॉरगो, 3, सही। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हुआ। आप टेक्निकली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। टेक्निकली कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आपकी टेक्निक पहले थी 10 कैपिटल्स और 1 लेबर या 2 लेबर, अब आपने अपनी टेक्निक चेंज कर दिया, आपने अपना टेक्निकली अपना प्रोसीजर चेंज कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, हाँ, कैपिटल को कम कर दिया, आपने लेबर को ज्यादा कर दिया, यू हैव चेंज्ड योर टेक्निक, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको कहते हैं टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अच्छा, तो ऑन दिस रेट वन प्रोडक्शन फैक्टर इज सब्स्टिट्यूटेड। इसका क्या मतलब है, ये वो रेट है, मतलब 3/1 क्या लिखा था ये 0.2, वो क्या, ये एक रेट था, क्योंकि रेट का मतलब होता है किसी चीज पर डिवाइड करना। तो दिस ऑन दिस रेट वन प्रोडक्शन फैक्टर, जो लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, इज सब्स्टिट्यूटेड विद अदर फैक्टर, किसी और के लिए के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है, सो दैट द लेवल और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट रिमेन्स द सेम। लेकिन याद रखिए कि आपने आउटपुट की क्वांटिटी को डिफरेंट नहीं किया, पहले भी आपके पास 100 आउटपुट आ रहा था, अब भी आपके पास 100 आउटपुट आ रहा है, क्योंकि आप अपने आइसोक्वांट के ऊपर ही रह रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ रेशन ऑफ चेंज इन वन फैक्टर विद अनदर। फॉर एग्जांपल, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को आप MRTS लिखते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। बट लेकिन आप रहते किधर है, उसी क्वांटिटी पे रहते हैं, 100 पे पहले भी थे, 100 पे अब भी है, ठीक हो गया। ये है MRTS, ये मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ लिखे तो ये इतना चेंज आया है कैपिटल में और ये इतना चेंज आया है लेबर में। जब यहाँ से यहाँ आप आते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये दोनों एक जितने होते हैं, और ये नीचे वाला जो है ये भी सेम होते हैं। अच्छा, कंक्लूजन क्या, प्रोडक्शन फंक्शन इज सिंपली अ कैटलॉग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ये आपका एक तरह का कैटलॉग है या आइडिया है, आइडियाज देता है आपको किस बारे में, कि किस किस तरीके से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये क्यों कोई चेंज करेगा, लेबर पहले 10 थे और 2 कैपिटल थे, फिर वो उसने लेबर को कम कर दिया और कैपिटल को ज्यादा कर दिया, ये तब लोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेबर की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेबर जो है वो महंगा हो, कैपिटल सस्ता हो जाए, तो आप फिर चाहेंगे कि आप ऐसा वाला प्रोडक्शन फंक्शन इस्तेमाल करें जिसमें जो महंगा आउटपुट इनपुट है वो कम से कम इस्तेमाल हो, ठीक है, और दूसरा वाला जो है महंगा वाला कम से कम इस्तेमाल हो, और जो सस्ता इनपुट आपके पास है उसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल भी देती हूँ। जब आप कोई ब्यूटी क्रीम लेते हैं, ठीक है, किसी हाई हाई एंड ब्रांड की, तो उसमें क्या होता है, रोज वाटर उसमें लिखा, उस पर रोज बना होता है, उसके ऊपर लेमन बना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इट हैज एडेड ग्लिसरीन और ये और वो। तो वो आपको प्रोडक्ट जो है, फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल रही है 2000 रुपए की, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज वाटर अलग से ले लें, लेमन आप अलग से ले लें, और आप अपनी ग्लिसरीन ले लें, और रोज आप उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हाथों पे पाँव में, वो जो लड़कियां लगाती हैं, अगर वो करें तो देखिए इससे भी आपको वही इफेक्ट मिलेगा, उस क्रीम से भी आपको वही इफेक्ट मिलेगा। दोनों का जो
दोनों का जो इफेक्ट है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन आपने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये आपको सस्ता पड़ रहा है, इसीलिए लोग लेबर को चेंज करके कैपिटल ले लेते हैं या कैपिटल को चेंज करके लेबर ले लेते हैं, लेकिन आउटपुट वो उतनी ही देते हैं। और वो उनके माइंड में क्या होता है? माइंड में ये होता है कि मैं ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करूं जिससे प्रोडक्शन तो वैसी ही हो, लेकिन इनपुट्स क्या हो? सस्ते हो। कम। इट इज एन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि जिसमें आप इंजीनियर करते हैं, इस चीज को बनाते हैं, ठीक है। एंड सिंस मनी प्राइसेस डू नॉट अपीयर इन इट, और ये याद रखें, अभी तक मैंने किसी एक चीज की प्राइस के बारे में भी बात नहीं की। मैंने आपको नहीं बोला कि लेबर की इतनी कीमत है, कैपिटल की इतनी कीमत है। यस मैम, इट वो मे उतनी बी, थी हाँ सेम। हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ अभी बताया है कि आइसो क्वांट का क्या मतलब है, फिर आइसो, सिर्फ कैपिटल में कमी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगी। हाँ ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इट मेनली डिपिक्ट्स द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स। ये आपको प्रोडक्शन फंक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपने इनपुट कितना डाला और इससे आउटपुट कितना निकला, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। ये नहीं कहा हमने कि 800 रुपए का लेबर और कैपिटल लगा लेकिन बिरयानी बनी 2000 रुपए की। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने आपको कहा 2 लेबर लगे, 1 कैपिटल लगा और इतनी बिरयानी बनी। मैंने आपको क्वांटिटीज बताई हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके जो प्राइसेस हैं और जो इसका नफा नुकसान है उसमें तो अभी हम गए ही नहीं है। अच्छा, मैं रुकी अभी आप लोगों के लिए आइसो कॉस्ट और प्रोडक्शन वो दिखती हूँ। अच्छा ठीक, आइसो कॉस्ट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आसमा? ठीक मैम, कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ये देखते हैं इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, और बजट लाइन, ठीक है। आपको मैंने इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ाया है और आपको बजट लाइन भी बताई थी, और इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से मिलके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी बताया था कि जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करता है, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को टच करता है, तो वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। इसी तरह प्रोड्यूसर का भी इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, ये इसने अच्छा नहीं बनाया हुआ, मैं आप लोगों के लिए दूसरा ढूंढती हूँ, ठीक है, जिसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ग्राफ्स बने हो ना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप लोगों को नज़र आ रहा है? यस मैम। चलो ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आइसो कॉस्ट पढ़ा, ठीक है ना। अभी हम आइसो क्वांट्स पढ़े, सॉरी, कि एक जितनी क्वांटिटी वाले जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है इनपुट्स के, उसका जो ग्राफ है उसको आइसो क्वांट बोलते हैं। अब आइसो कॉस्ट, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और कॉस्ट का मतलब होता है उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत, ठीक है, उसके ऊपर जो खर्चा होता है। तो ये क्या है? आइसो क्वांट तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ये क्या हो गया, आइसो क्वांट्स। अच्छा, इन्होंने इसको बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा चलो ये पढ़ लेते हैं आइसो क्वांट्स, ठीक है। अच्छा, तो दोबारा से मैं थोड़ा सा बता दूं कि आइसो क्वांट्स क्या होते हैं। वो कर्व, वो ग्राफ जो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देता है, किसी भी दो इनपुट्स के, एक्स और वाई, लेबर और कैपिटल, किसी भी दो इनपुट्स के, जो कि मिलके एक जितनी ही प्रोडक्शन करते हैं, सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं आइसो क्वांट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? 12 and 1, 8 and 2, 6 and 3, 4 and 4, और फिर 3 and 5। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई के, जो सब मिलके एक ही जितनी प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इसको आइसोक्वांट कर्व कहा जाता है, सेम क्वांटिटी का कर्व। अच्छा, अब assumptions होते हैं, only 2 factors और inputs of production are जो है कंसिडर्ड है। वैसे तो आपको पता है 2 से ज्यादा इनपुट्स होते हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, ये 5 डिफरेंट किस्म के इनपुट्स हैं आपके पास, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम यहाँ सिर्फ 2
इनपुट्स को कंसिडर करते हैं जिसमें लैंड है, सॉरी लेबर है और कैपिटल है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड यूज्ड इन वेरियस प्रोपोर्शंस। अच्छा, दूसरा ये भी कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें हमारे पास कैपिटल और हमारे पास लेबर है, ये डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबल का मतलब इनको डिवाइड किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेबर को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, तो याद रखें यहाँ पे हमारा मतलब लेबर से मजदूर नहीं है, बल्कि मजदूर जो काम कर रहा है उसके वो जो घंटे हैं या जो उसका टाइम है, मिनट लगा रहा है या आधा घंटा लगा रहा है या 2 मिनट लगा है, जो भी कर रहा है, जितने भी मिनट्स हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले 1 घंटा काम कर रहा था, अब आप उसको कहें कि तुम आधा घंटा काम करो। पहले 1 घंटा काम कर रहा था, आप उसको कहें कि तुम 5 घंटे काम करो। तो आप उसको डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं और आप उसको आधा भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट पॉसिबल टू चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर रहे। ये हम क्यों किसी और चीज को चेंज नहीं करें, ताकि हमें सिर्फ इन दोनों के चेंज का पता चले कि इन दोनों को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। वरना वैसे असल दुनिया में तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है और सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन अपनी आसानी के लिए जिसको कहते हैं ना सिट्रस पैराबिस, सिट्रस पैराबिस का क्या मतलब होता है कि हम सिर्फ एक चीज को चेंज करें, बाकी तमाम चीजों को कांस्टेंट रखें, ताकि हमें पता चले कि इस एक चीज को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। फिर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे। फिर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, लेकिन कौन से तरीके से, एफिशिएंट वे से। एफिशिएंट वे का क्या मतलब है? एफिशिएंट वे का मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रोडक्शन फंक्शन में कि एफिशिएंट वे का मतलब है कि जो कम से कम इनपुट्स लगते हैं किसी आउटपुट को, किसी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए, तो हम वो प्रोडक्शन फंक्शन में मेंशन करते हैं। जो जिस बंदे ने वेस्ट किया है या टाइम ज्यादा लगाया है या उसके ऊपर जो है मेहनत बहुत ज्यादा की है, जाया कर दिया है, या उसको सही तरीका नहीं आता था और उससे ज्यादा इनपुट वेस्ट कर दिया, तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम वो वाला इनपुट कंसिडर करेंगे जो कि कम से कम चाहिए होता है किसी आउटपुट को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट्स, 3 किस्म के डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स होते हैं। एक होता है लीनियर आइसोकॉन्ट, एक होता है राइट एंगल आइसोकॉन्ट और एक होता है कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट। अब हम लीनियर आइसोकॉन्ट पहले पढ़ेंगे। इन अ लीनियर आइसोकॉन्ट देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब है एक जो इनपुट है वो दूसरे इनपुट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर आप एक लेबर को कम करते हैं तो आप एक कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, और एक लेबर आपको जितनी प्रोडक्शन दे रहा है, एक कैपिटल आपको एग्जैक्टली सेम जो है ना प्रोडक्शन दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप आराम से लेबर को हटा के कैपिटल और कैपिटल को हटा के लेबर को ले सकते हैं, दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है, ठीक है। जिस तरह हम पेप्सी और कोला की बात करते हैं, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है किसी ऐसे बंदे के लिए जिसके लिए दोनों सेम है। अगर कोई बंदा कहता है कि कोका कोला हो गया या फैंटा हो गया, ये दोनों मुझे एक जैसी लगती हैं, तो उसके लिए दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। चाहे वो एक पिए चाहे वो दूसरा, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह लेबर और कैपिटल भी इसमें जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो वो जो लाइन होती है, वो जो आइसोक्वांट होता है, तो वो लीनियर बनता है, लाइन की शक्ल में बनता है। अच्छा ठीक, मैं इसको जल्दी खत्म करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओनली 1 कैपिटल और 1 लेबर। क्या मतलब है? 100 के 100 यूनिट आप या सिर्फ एक लेबर से भी बना सकते हैं और कैपिटल से भी बना सकते हैं, और बाय नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ कैपिटल एंड लेबर, और किसी भी कॉम्बिनेशन से आप 100 यूनिट्स बना सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? दे आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल। हियर्स आइसोकॉन्ट्स आर स्ट्रेट लाइंस। इस वाले में आइसोकॉन्ट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए ऐसे, एक तरफ ऑयल है एक तरफ गैस है। अगर आप ऑयल को कम कर दें, ठीक है, और आप गैस को ज्यादा कर दें, तो भी वही बनेगा, एक ऑयल इज इक्वल टू 1 गैस, या 1 ऑयल इज इक्वल टू 2 गैस। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है इनके अंदर। अच्छा यस मैम। ठीक, मैं अभी आपको ड्रॉ करके देती, चलो मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ, देखते हैं आगे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। नहीं, आगे नहीं कुछ नहीं लिखा। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ये है आपका पॉइंट 1, ये है आपका पॉइंट 2। देखिए, अगर आप देखें ना, तो पहले आप इतना ऑयल यूज कर रहे थे और आप इतना गैस यूज कर रहे थे। देखिए, एक आप यूज कर रहे थे गैस को, 1 यूनिट ऑफ गैस, और आप यूज कर रहे थे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स ऑफ ऑयल। अब आपने कहा कि मुझे गैस को एक एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए, मुझे 2 यूनिट्स चाहिए, तो आप 1 से आ गए 2 पे। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 पे आए, तो देखिए आपने कितना ऑयल को एक्सचेंज किया या सब्स्टिट्यूट किया। देखिए 9, एक यूनिट यहां ज्यादा किया तो एग्जैक्टली 1 यूनिट यहां आपने कम किया। फिर इसी तरह 1 यूनिट आपने और ज्यादा किया, तो
फिर आपके पास एग्जैक्टली एक यूनिट ही आपने यहाँ पे कम किया, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट एक ऑयल के यूनिट को एक गैस का यूनिट आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और फिर भी दोनों से एक जितना ही प्रोडक्शन निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोक्वांट है। आइसोक्वांट का मतलब ये होता है कि सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, सेम क्वांटिटी। चाहे आप 10 ऑयल और एक गैस इस्तेमाल करें, चाहे आप 9 ऑयल के यूनिट्स और 2 ऑयल के गैस के यूनिट्स इस्तेमाल करें, और चाहे आप 8 ऑयल के यूनिट्स और 3 गैस के यूनिट्स इस्तेमाल करें, आप हर हालत में फॉर एग्जाम्पल ये एक ही क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी गाड़ी उतना ही 1 किलोमीटर चलती है, ऑयल पे भी और गैस पे भी। समझ आ गई? इसीलिए जो इसका आइसोक्वांट है वो कर्व की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, अब आगे जाते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो जब इनपुट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो फिर आइसोक्वांट की शेप क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अच्छा अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। right angle isochons, there is a complete non substitutability between the inputs. यहाँ पे एक इनपुट को आप दूसरे इनपुट से सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। ये ऐसा है जैसे मशीन और इंसान। क्या आप इंसान की जगह किसी मशीन को दे सकते हैं, या मशीन की जगह किसी इंसान को दे सकते हैं? या फिर ऐसे, या फिर आप ऐसे सोच लें कि एक तरफ कोयला है और एक तरफ पानी है। अगर आपको किसी प्रोसेस में कोयला भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो कोयले को छोड़ दो, मैं पानी से ही काम चला लूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोयले और पानी को आप एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। उनकी बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनकी बिल्कुल अलग अलग यूटिलिटीज है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर इस तरह से शेप बनेगी। अगर आपको किसी चीज को चलाने के लिए, देखिए ये पता नहीं क्या है, चैसिस क्या चीज है और व्हील्स क्या चीज है। चलो हम सोचते हैं ऐसे है, आपको स्कूटर बनाना है। ठीक है, आपको एक स्कूटर बनाना है, तो एक स्कूटर में आपको कितने व्हील्स लगेंगे, 2 व्हील्स लगेंगे, और एक उसके ऊपर वो जो उसका स्कूटर कैसा बनाया मैंने, अच्छा बनाया ना? यस। ठीक है, ये आपका स्कूटर हो गया। तो इसमें ये 2 व्हील्स है और एक आपको ये लगेगा। तो देखिए कितने व्हील्स लगे हैं, 2 व्हील्स लगे हैं। ठीक है, और आपको 2 ही एक वो लगा है, एक आपको इसका केस लगा है। ठीक है, तो आपके पास ये बना है। अगर आप केस को चेंज करते रहे, 2 केस बना लें, 3 केस ले आए, वो जो स्कूटर के ऊपर की बॉडी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल 4 ले आए, लेकिन आपके पास अगर व्हील्स 2 है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक स्कूटर ही बना सकते हैं। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, Q1, क्योंकि स्कूटर को बनाने के लिए आपको एक बॉडी के साथ 2 व्हील्स चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं व्हील्स को नहीं लेता और मैं बॉडियां ज्यादा करता जाऊंगा और मेरे स्कूटर ज्यादा बनते जाएंगे। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। इसी तरह अगर आप देखें, अगर आप 4 व्हील्स कर लें और आपके पास स्कूटर एक ही है ऊपर का, तो भी आपका एक ही स्कूटर बनेगा। फिर आपने कहा कि मैं ऐसे करता हूँ 6 व्हील्स ले लेता हूँ, लेकिन 6 व्हील्स के साथ आपके पास स्कूटर एक ही है, वो स्कूटर की बॉडी एक ही है, तो भी आपका एक ही स्कूटर बनेगा। तो इसी तरह अगर एक चीज को आप फिक्स कर दे और दूसरे को आप चेंज करते रहें, इस हालत में जब इनपुट्स क्या है, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दे कैन नेवर बी कंप्लीटली अनसब्स्टिट्यूटेबल है, बिल्कुल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो आपका स्कूटर बनेगा एक ही। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना इन कॉम्बिनेशंस को, तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी, ऐसी एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे 90 डिग्री का जो है ना आपके पास एंगल बनेगा। समझ आ गई? अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि 2 स्कूटर बने, तो फिर क्या होगा, आपको कितने वो व्हील्स चाहिए होंगे, 4 व्हील्स चाहिए होंगे। ठीक, और 4 के साथ व्हील्स के साथ आपको कितनी केसेस चाहिए, 2। ठीक है ना? और अगर आपके पास 4 व्हील्स हैं और आप बॉडीज को चेंज करते रहे, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें और कर दें, लेकिन व्हील्स आपके पास 4 हैं, तो आपके पास स्कूटर कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप बॉडी को फिक्स कर दें, आपने 2 बॉडीज ली हुई हैं और आप पहले 4 कर रहे हैं तो भी 2 बनेंगे, अगर आपने 6 व्हील्स कर दिए तो भी 2 ही स्कूटर बनेंगे, अगर आपने 8 कर दिए, 10 कर दिए, 12 कर दिए, तो भी आपके पास नंबर ऑफ स्कूटर्स सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स क्या है, परफेक्टली अनसब्स्टिट्यूटेबल है। सही?
तो जो यहाँ पे आइसोकॉन्ट की शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी, एंगल्ड, ठीक है, राइट एंगल्ड आइसोकॉन्ट्स बनेंगे। कब? जब नॉन सब्स्टिट्यूबिलिटी है बिटवीन इनपुट्स। अब हम आते हैं थर्ड उसकी तरफ, कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट्स। कॉन्वेक्स क्या होते हैं? जो ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होते हैं, ये गोल सी शेप होती है नीचे की तरफ, ठीक है, डोम शेप होती है पहाड़ की तरह, लेकिन नीचे की ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन ये है। यहाँ पे क्या होता है? ये वो सादे वाला आइसोकॉन्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा। आइसोकॉन्ट्स, कॉन्वेक्स आइसोकॉन्ट्स assumes substitutability of inputs but the substitutability is not perfect। इसका मतलब क्या है कि आप क्लोथ्स को और लेबर को एक्सचेंज तो कर सकते हैं दूसरे के साथ, लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल आपको क्लोथ्स और लेबर का नहीं दूंगी, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी चाय और कॉफी का। ठीक, चाय और कॉफी दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर कैफीन होती है, ठीक है, और वो आपको आपका माइंड फ्रेश कर देती है और आपको रिलैक्स कर देती है। लेकिन वो लोग जो चाय के आदी हैं वो कभी एक दिन अगर मजबूरी होती है कॉफी पी लेंगे, 2 दिन पी लेंगे, ठीक है, लेकिन वो इसको कॉफी जो है चाय का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसी तरह जो लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है, अगर कॉफी ना हो तो वो एक दिन चाय पी लेंगे, 2 दिन पी लेंगे, लेकिन क्या वो कॉफी का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? नहीं, सेम टेक्सचर नहीं है, सेम टेस्ट नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह और क्या हो सकता है? चीनी हो गई, और वो जो शुगर के मरीज जो है इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो जो टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं ना चीनी वाली, तो हालांकि हमें लगता है कि ये सब्स्टिट्यूट, कैंड्रिल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैंड्रिल, उसे कैंड्रिल। अच्छा, कैंड्रिल, वो तो कैंड्रिल तो कंपनी का नाम है ना, कैंड्रिल तो कंपनी है ना। वो जिस तरह होता है हर डायपर पैम्पर नहीं होता, पैम्पर एक कंपनी का नाम है, दरअसल डायपर्स होते हैं। इसी तरह वो जो चीनी होती है उसका नाम है कैंड्रिल, लेकिन कंपनी का नाम है। अच्छा, तो जो लोग डायबिटीज वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो चीनी की जगह उसको इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनको उस तरह की सब्स्टिट्यूबिलिटी चीनी और उस टैबलेट्स की नहीं है। जो लोग, जिनको चीनी पसंद है या जो जिनको चीनी नहीं भी पसंद, वो भी कहेंगे कि ये जो गोलियों का जायका है ये चीनी कितना थोड़ा थोड़ा है, लेकिन वैसा मजा इसमें नहीं है। तो उसका क्या मतलब? आप इसको सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। किसी एक दिन आपने चेंज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल पहले आपने वो चीनी का एक चीनी ले रहे थे और आपने उसके साथ एक एल ले रहे थे, ठीक है। जब आपने कहा कि मैं सी को C2 करता हूं, तो आपने लेबर को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, वाई को थोड़ा कम कर दिया, चीनी को थोड़ा कम कर दिया, लेकिन यहाँ पे जितना इसको आपने कम किया है यहाँ पे भी देखिए उतना ही है। यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूबिलिटी है। फिर क्या किया आपने? कहा मुझे C2 से C3 पे जाना है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे एक और चीनी लेनी है या एक और कप ऑफ कॉफी चाहिए और मुझे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करनी है चाय। तो आप कहेंगे बहुत दिनों बाद अगर आप कॉफी पीने वाले हैं और आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक कप ऑफ कॉफी